नमस्कार मित्रों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे जजमेंट की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जो दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के मामले में दिया है। सेक्शन 153C के तहत अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो वो कब की जाती है, क्यों की जाती है और किस तरीके से उस पर क्या क्या चीज़ें अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के केस में जजमेंट दिया। सेक्शन 153 की कार्रवाई शुरू की गई है तो वो केवल सर्च के आधार पर शुरू की जाती है और किसी तीसरे व्यक्ति के ऊपर अगर सर्च हो तब वो कार्रवाई होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस विभाग ने 7 मार्च 2023 को एक नोटिस जारी किया असेसमेंट ईयर 2014-15, 15-16 और 16-17 के लिए। ये नोटिस जारी हुए थे सेक्शन 153C के तहत। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ सर्च सीधे कांग्रेस पार्टी पे नहीं हुआ था, बल्कि अप्रैल 19 में कुछ थर्ड पार्टी पर सर्च हुआ सेक्शन 132 के तहत। उस सर्च में जो दस्तावेज जब्त किए गए, इन्होंने सेटिस्फेक्शन नोट रिकॉर्ड किया और दस्तावेज कांग्रेस पार्टी से संबंधित है ऐसा नोट करके 153C की कार्रवाई स्टार्ट कर दी। अब बात करते हैं सेक्शन 153C क्या कहता है। सेक्शन 153C किसी भी व्यक्ति के यहाँ अगर सर्च होती है सेक्शन 132 में और सर्च के दौरान कोई ऐसे दस्तावेज या सामग्री मिले हों जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित हो, ये उस अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी 153C में कार्रवाई शुरू कर सकता है। लेकिन उसकी जो शर्त है वो ये है कि पहली शर्त ये है कि उसका सेटिस्फेक्शन ये होना चाहिए कि सीज्ड मटेरियल वास्तव में उस अन्य व्यक्ति से संबंधित है और वह उसकी इनकम से जुड़ा हुआ है। 132 की सर्च जब भी होती है, निश्चित रूप से थर्ड पार्टी के किसी दूसरे व्यक्ति के पेपर मिलते हैं तो क्या उन पेपरों के आधार पर 153C हो सकता है। उन पेपरों के आधार से पहले ईओ का सेटिस्फेक्शन अनिवार्य है कि ईओ इस पूर्ण रूप से इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जिस व्यक्ति के पेपर मिले हैं, जिसके यहाँ मिले हैं, तो जिस व्यक्ति को 153C करने जा रहे हैं, क्या वो उस व्यक्ति की इनकम मानी जाएगी या उस व्यक्ति की इनकम का कोई पार्ट या उस व्यक्ति की इनकम से जुड़ा हुआ मामला है। अगर ये संतुष्टि उसको ईओ को नहीं है तो 153C की कार्रवाई करना उचित नहीं है। खैर, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की और उन्होंने तर्क दिए थे कि इनऑर्डिनेट डिले, मतलब सर्च अप्रैल 19 में हुआ और नोटिस मार्च 2023 में जारी हुआ, यानी लगभग 4 वर्ष के बाद उन्होंने नोटिस जारी किया। ये देरी अनुचित है और इसकी कार्रवाई भी अवैध है। उन्होंने याचिकाकर्ता ने, पिटिशनर ने यह भी कहा कि संबंधित वर्षों की कार्रवाई समय सीमा के बाहर है। ईओ ने एक संतोष नोट में तीनों असेसमेंट ईयर को कवर कर लिया। याचिकाकर्ता ने कहा हर वर्ष के लिए अलग अलग सेटिस्फेक्शन होना चाहिए था, जो नहीं किया, और ईओ ने जो दस्तावेज मिले वो प्रत्येक वर्ष की आय से स्पष्ट रूप से संबंधित नहीं है। नेक्सस की भी कमी बताई गई। विभाग ने कहा सर्च के दौरान जो सामग्री भी वह याचिकाकर्ता से संबंधित थी। ईओ ने विधि अनुसार ही संतोष दर्ज किया। कार्रवाई वैधानिक समय सीमा में है और याचिकाकर्ता अंतिम चरण में कोर्ट में आया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कोई वैकल्पिक वैधानिक उपाय उपलब्ध है, अपील, ITAT इत्यादि, जो आर्टिकल 226 के अंतर्गत या उसके तहत हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चलिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी। सेटिस्फेक्शन नोट ही आधार है। कोर्ट ने कहा कि 153C की कार्रवाई की जो नींव है वो सेटिस्फेक्शन नोट है। अगर उसमें यह दर्शाया गया है कि सीज्ड मटेरियल असेसी से संबंधित है तो प्रारंभिक कार्रवाई वैध मानी जाएगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सीज्ड मटेरियल कई वर्षों से संबंधित है तो एक संयुक्त सेटिस्फेक्शन नोट बनाना अवैध नहीं है। प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग सेटिस्फेक्शन नोट बनाना आवश्यक नहीं है। एक ही नोट में सारे असेसमेंट ईयर्स कवर किए जा सकते हैं। डिले अपने आप में अवैधता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई कार्रवाई रीजनेबल पीरियड के भीतर की गई है तो केवल देरी के आधार पर 153C अमान्य नहीं होगा।
आर्टिकल 226 का सीमित उपयोग किया जा सकता है अगर असेसमेंट प्रक्रिया अंतिम चरण में है और वैधानिक रेमेडी उपलब्ध हो तो रिट पिटीशन जुरिडिक्शन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसका अर्थ ये कि अगर आपके पास कोई और भी रेमेडी अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट रिट पिटीशन में न जाएं। इस केस में जिन धाराओं पर विचार किया वो सेक्शन 132, 153A, 153C और 153B टाइम लिमिट, आर्टिकल 226 रिट जुरिडिक्शन। इस निर्णय का प्रभाव ये है, ये निर्णय हमें ये बताता है कि 153C को चुनौती देना आसान नहीं है। पहली बात, सेटिस्फेक्शन नोट की भूमिका बहुत ही और अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंपोजिट नोट स्वीकार है, मतलब एक मल्टीपल ईयर्स के लिए एक आपका एक सिंगल कंपोनेंट नोट भी मान्य है। रिट जुरिडिक्शन अंतिम उपाय है, मतलब रिट पिटीशन सबसे आखिरी का उपाय होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि जो असेसीज है उसको क्या ध्यान रखना चाहिए था। ऑब्जेक्शन टाइम पे फाइल करना चाहिए था, असेसमेंट पूर्ण होने देना था, फिर अपीलेट अथॉरिटी की अपीलेट रेमेडी का उपयोग करना था। ये निर्णय विभाग को 153C कार्रवाई में मजबूत आधार देता है, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट करता है कि असेसमेंट को चुनौती देने का अधिकार करदाता के पास बना रहता है। यदि आपको यह विस्तृत विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त विवेक कुमार। धन्यवाद।